दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी पिछले 1 सप्ताह से दुनिया भर में एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है और उसका विश्लेषण भी अलग-अलग तरीकों से किया जा रहा है और वो है ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क के म्युनिसिपल इसके इलेक्शंस का एक अच्छे मार्जिन से जीतना। अब इसके बारे में कई तरह से विश्लेषण किया जा सकता है कि कैसे उन्होंने जब शुरू किया 1 साल पहले, तो वो पायदान पर सबसे नीचे थे 1% पे और धीरे-धीरे कैसे उन्होंने 2 मुद्दों के कारण उनकी जीत हुई। एक तो उन्होंने लोगों के मुद्दों को उठाना शुरू किया, क्योंकि न्यूयॉर्क के चुनाव में, अमेरिका के चुनाव में ज़्यादातर वर्चस्व जो रहता है, वो अमीर लोगों के मुद्दों का रहता है, संभ्रांत लोगों के मुद्दों का रहता है, जो पूंजीवाद का एक स्वरूप है, उसके बारे में ज़्यादा रहता है। ममदान ज़ोहरान ने क्या किया, वो आम लोगों की बातें जैसे स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, घरों के बारे में, ये मुद्दे ये लोगों के मन को छूने लगे और इसी के आधार पे शुरू में वो घर-घर गए, घर-घर जाकर उन्होंने इस बात को रखा और बाद में इसी के साथ-साथ उनकी एक टीम बन गई और ये टीम में हज़ारों लोग थे, जो अलग-अलग प्रकार से उनका काम कर रहे थे। साथ में सोशल मीडिया ने भी उनको सोशल मीडिया भी उन्होंने बहुत अच्छे से, सुंदरता से चलाया और लोगों के साथ उनका जो मेल-जोल था, वो भी बहुत प्रभावी था। अब ये एक बात है। अब इसको कई तरीकों से देखा जा रहा है। जो पूंजीवादी तबका है, पूंजीपति तबका है, वो कह रहा है कि ये ममदानी जो है, ये तो कम्युनिस्ट है, ये मुसलमान है। कम्युनिस्ट है, तो यहाँ के पूंजीपतियों ने न्यूयॉर्क छोड़कर मियामी या दूसरी जगह पे चले जाना चाहिए। ये जिहादी है, मुसलमान है, तो ये 9/11 तरह की घटनाएँ फिर से हो सकती हैं। ऐसा डर वहाँ के संभ्रांत राइट विंग जिसको कहते हैं, दक्षिणपंथी लोग उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब इसी बीच जब ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो ज़ोहरान ने विक्ट्री स्पीच था, यानी विजय के बाद जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य कहा। उन्होंने कहा, "मैं एक मुसलमान हूँ, मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ और सबसे बड़ी बात, इसके बारे में मैं कुछ माफ़ी नहीं माँगूँगा। इसके बारे में मुझे कुछ ये लोगों से माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है।" अब ये 2 बातें उन्होंने जो कही और अमेरिका में जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसमें 2 चीज़ें सामने हैं। एक तो इनका डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होना डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होना। डेमोक्रेटिक सोशलिज़्म और सोशलिज़्म जैसे हम जानते हैं, ये कम्युनिज़्म के काफ़ी करीब है। वैसे तो इनकी जो व्याख्या होनी चाहिए अकादमिक तरीके से, वो बहुत गहरी है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। सिर्फ़ कम्युनिज़्म ने जो सपना देखा था, एक बराबरी के समाज का, गरीबी रहित और सब लोगों के बराबर अधिकारों का, वो तो ख़ैर बदल गया, पर उसी के कारण समाजवाद की कल्पना भी आई, जिसमें राष्ट्र की जो नीतियाँ हैं, देश की जो नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ लोगों की आम लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से चलनी चाहिए। ये उस समाजवाद का मुख्य रूप से ये है। और अमेरिका में कम्युनिज़्म समाजवाद के खिलाफ बहुत गहरा प्रोपेगेंडा है। अब ये तो अपने आप को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, पर ट्रम्प और बाकी दक्षिणपंथी लोग उन्हें कम्युनिस्ट ही कहते हैं। और इसमें ये देखा जाए अमेरिका में कम्युनिज़्म के खिलाफ बहुत बड़ा प्रचार हुआ। जैसे हम जानते हैं शीत युद्ध में अमेरिका तो तब तक जो पुराने उपनिवेशवादी राज्य थे, ब्रिटेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, उनके उत्तराधिकारी के रूप में अमेरिका उभरा और दुनिया के मार्केट्स पर इसने अपना कब्ज़ा जमाना चालू किया। और इसी समय तक क्या हो गया, दुनिया का एक दूसरी महाशक्ति रशिया के रूप में उभरी और रशिया में कम्युनिज़्म कहते थे, बाद में खैर जो भी इसको कहा जाए, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। पर अंतर्राष्ट्रीय नीतियों भी अमेरिका और रशिया, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, इसमें एक फ़र्क था। वो फ़र्क हम भारत के संदर्भ में देख सकते हैं। एक तो जो उपनिवेशी देश थे, जो गुलाम देश थे, उन्होंने रशिया की क्रांति से
प्रेरणा लेकर अपने आज़ादी के आंदोलन को चलाया, नंबर 1। नंबर 2, आज़ाद होने के बाद जब उन्हें अपना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास करना था, तब उन्होंने इन दोनों अमेरिका चाहता था कि वहाँ की मार्केट पर पूरा-पूरा कब्ज़ा हो जाए और यहाँ के कई शासक चाहते थे कि वो खुद इन उद्योग धंधों का विकास करें, इंडस्ट्रीज़ का विकास करें। और भारत और पाकिस्तान के बारे में ये बात काफ़ी स्पष्टता से देखी जा सकती है। भारत ने क्या किया? रशिया की मदद से हेवी इंडस्ट्रीज़, बड़े भारी भरकम उद्योग धंधे जो यहाँ के पूंजीपति नहीं खड़े कर सकते थे, उनको खड़ा किया। भिलाई स्टील प्लांट जैसे पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया। इसी समय अमेरिका से जब बातचीत हुई, तो अमेरिका ने कहा, "तुमको इंडस्ट्री खोलने की क्या ज़रूरत है? जो आपको चाहिए, हम सब आपको दे सकते हैं।" तो पाकिस्तान ने ये रास्ता अपनाया कि उसने अमेरिका पर पूरा डिपेंडेंस किया, पूरा उस पे आश्रित रहा और भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ये 2 फ़र्क था। तो रशिया लोगों को, देशों को मदद कर रहा था कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए और अमेरिका चाह रहा था कि वो खुद की मार्केट को दुनिया भर में फैलाकर एक अपना वर्चस्व और मजबूत करे। अब जैसे पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान अमेरिका के रास्ते पर गया और आज उसका क्या हाल है। भारत जो दूसरे रास्ते पर गया, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वो आज एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भले ही पिछले 10-15 साल से इसमें काफ़ी कमज़ोरी आई है। तो एक बात तो ये, जो कम्युनिस्ट विरोध अमेरिका में था, उसके बारे में भी थोड़ा आपको बता दूँ कि 1940-50 के दशक में कम्युनिस्टों के खिलाफ काफ़ी प्रचार हुआ और ख़ास तौर से 1950 के दशक में मैकार्थी नाम के एक सीनेटर थे। उन्होंने पूरे देश में जो उनकी संस्थानों में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में जो भी वामपंथी विचार के लोग होते थे, उनको चुन-चुन कर संविधान के विरोध में उनके खिलाफ एक्शन लिया और उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दी गई। ये मैकार्थी एरा, इसमें जो भी वामपंथी विचारों के लोग थे, उनको प्रायः सामाजिक राजनीतिक जीवन से दूर कर दिया। और यहाँ आपको मज़े की बात बताऊँ कि भारत के जो दक्षिणपंथी हैं, आरएसएस, उस समय भारतीय जनसंघ था, ये भी इस बात का समर्थन करते थे। वो अमेरिका की जो नीतियाँ थी, जैसे उसने वियतनाम पे हमला किया, क्योंकि वियतनाम कम्युनिस्ट क्रांति के लिए प्रभावित था। तो इस अमेरिका की नीतियों का समर्थन करने वाले भारत में जो थे, वो थे आरएसएस और भारतीय जनसंघ। इसका उल्लेख मैंने अपने लेखों में किया है। तो ये एक एंटी कम्युनिज़्म की बात हो गई। इसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी ने बिल्कुल मज़बूती से कहा कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। अब दूसरा, जहाँ तक उसे जिहादी कहने का सवाल है, उसके बारे में भी ये बताया जाना चाहिए कि इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की प्रक्रिया 9/11/2001 के बाद चालू हुई। 9/11/2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, उसके बाद से अमेरिकन मीडिया ने एक बहुत खतरनाक शब्द सामने लाया, जो मैं मानता हूँ कि मानवता के खिलाफ एक अपराध था और वो शब्द था इस्लामिक टेररिज्म। पहली बार धर्म को आतंकवाद से जोड़ा गया प्रचार में और अमेरिकन मीडिया ने इसका बहुत प्रचार किया, जिसके कारण पूरी दुनिया में ये एक प्रकार से मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लग गया। ये इसी के बाद से ये प्रक्रिया हुई और इसमें अमेरिकन मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। दूसरी बात ये है कि जो पूरी इस प्रकार की आतंकवाद की प्रक्रिया, अल-कायदा और उसके जैसे संगठन जो बने, वो भी अमेरिका ने उसको प्रेरित किया और ज़ोहरान ममदानी के पिता, जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर हैं, वो न्यूयॉर्क में प्रोफ़ेसर हैं। उनकी एक किताब है, गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम। गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम में महमूद ममदानी, ज़ोहरान के पिता, ये बताते हैं कि जब अमेरिका ने देखा कि तेल के क्षेत्रों में हमारा वर्चस्व नहीं है, तो उसमें उन्होंने उग्रवादी इस्लाम उग्रवादी इस्लाम जिसको सलाफ़ी या वहाबी भी कह सकते हैं, उसके आधार पे उन्होंने एशिया के मुसलमान नौजवानों को ट्रेनिंग दी और उनका ब्रेन वॉश किया। जिहाद
और काफिर शब्दों का दुरुपयोग किया। ये मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ और उसके कारण अल-कायदा बना। प्रोफ़ेसर ममदानी जो बात बताते हैं वो ये सीआईए के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि अमेरिका ने अ, इस अपने काम को करने के लिए अल-कायदा जैसे लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए $8,000 मिलियन खर्चा किए। उनको हथियार दिए जिनमें लेटेस्ट स्ट्रिंगर मिसाइल भी थी और ये हथियार 7,000 टन थे। ये दोनों के माध्यम से फिर वो वहाँ आतंकवाद फैला। उसको अमेरिकन मीडिया ने इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ दिया, जबकि इसकी जड़ें अमेरिका की नीतियों में थी। तो ये आतंकवाद खास तौर से भारत में जब आया, तो यहाँ पहले से ही दक्षिणपंथी राजनीति के कारण मुसलमानों के खिलाफ पूर्वाग्रह थे और ये पूर्वाग्रहों पर ये दुनिया का इस्लामिक आतंकवाद एक मुलम्मे के रूप में आ गया और यहाँ मुसलमानों को और भी गलत तरीके से देखा जाने लग गया। तो ये जो इस्लाम को जोड़ा जाता है आतंकवाद से, वो गलत है। इस्लाम जिस प्रकार से जिहाद शब्द का दुरुपयोग किया जाता है, वो भी गलत है। मुख्य बात ये है कि ज़ोहरान ममदानी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि वो एक मुसलमान है। यानी जो दुनिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको उन्होंने अपने बिल्कुल मुकाबले के साथ कहा कि ठीक है, मैं मुसलमान हूँ और साथ ही साथ जो प्रोपेगेंडा कम्युनिज़्म के खिलाफ हुआ है, उसके बरक्स ज़ोहरान ममदानी कहते हैं, मैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ और यही उनकी बात का एक मुख्य लुब-ओ-लुआब मुझे दिखा कि वो नंबर 1 आम लोगों की समस्याओं से जुड़ते हैं। नंबर 2 जो प्रोपेगेंडा अमेरिका जिसके केंद्र में है, या तो इस्लामिक आतंकवाद या कम्युनिस्टों के खिलाफ का प्रोपेगेंडा, उसका भी उन्होंने मुकाबला बहुत डट के किया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लोग ज़ोहरान ममदानी के इस पक्ष को भी देखेंगे और आज जिस प्रकार से दुनिया में एक चेतना बनाई गई है, सामाजिक सोच बनाई गई है, जिसके कारण सोशलिस्ट कम्युनिज़्म को बदनाम किया गया है और मुसलमानों को टारगेट किया गया है। मैं एक अलग दृष्टिकोण से महमूद ममदानी के बेटे ज़ोहरान ममदानी को यहाँ एक तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इस प्रोपेगेंडा में एक बहुत बड़ा छेद डालने की शुरुआत की है और दुनिया के बुद्धिजीवी और प्रगतिशील लोग जो आम लोगों के बारे में सोचते हैं, वो इसको आगे ले जाकर ये जो 2 प्रकार के प्रोपेगेंडा दुनिया में अमेरिका के कारण आए, उसका मुकाबला करके एक अच्छे लोकतंत्र को, जिसमें सबको समानता हो, एक अच्छे प्रकार की व्यवस्था में जिसमें अन्याय ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की कोशिश हम सब करेंगे। ऐसी मेरी अपील है, निवेदन है। तो ये एक महमूद ममदानी के पुत्र जो ज़ोहरान ममदानी, उनकी में ख़ासियत जो है, बहुत दृष्टिकोण से उनको पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है। पर एक मुद्दा मुझे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा, वो ये है कि उन्होंने धर्म के नाम पे जो बायसेस हैं, उसके विरोध में वो खड़े हुए और जो अ, समाजवाद के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, उसके खिलाफ भी खड़े हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।